नमस्कार। मंगल भाव 24 के इस मंच पे आज एक बार फिर से आप सभी का मैं शन्नु श्रीवास्तव बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मंगल भाव का यह मंच आज आपके समक्ष आया है हर बार की तरह ज्वलंत विषय पर चर्चा लेकर के। समाज में और परिवार में हमारे सामने जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से अपना प्रभाव डालता रहता है। हम उन्हीं घटनाओं पर विचार करते रहते हैं, उन्हीं घटनाओं पर सोचते रहते हैं। विषय हर एक को व्यथित करता है, हर एक को परेशान करता है और सभी उस पर अपनी राय रखना चाहते हैं, दूसरों की राय सुनना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे समाचार पत्र, हमारे न्यूज़पेपर, हमारे टीवी चैनल्स ऐसी-ऐसी घटनाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको सुनकर, जिसको देखकर हम सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि हमारा ये समाज कहाँ जा रहा है। समाज की दिशा क्या दिशाहीन हो गई है? क्या दिशा को दिखाने वाले नहीं रह गए हैं या दिशा दिखाने वाले को मानने वाले और उस राह पर चलने वाले नहीं रह गए हैं? क्या कारण है कि हमारा समाज इतना दिशाहीन हमें दिखाई दे रहा है? बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, सभी की भाषाएं इतनी ज्यादा वर्गल हो चुकी हैं, भाषा इतनी ज्यादा अपशब्द यूज किए जा रहे हैं, चाहे वो घर में है या समाज में है, जो कि न कि सुनने में अच्छा लगता है और न ही वो हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव डालता है। बहुत सी घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिनको सुनने के बाद घंटों हम विचार मग्न बैठे रह जाते हैं कि ये हमारा दिशा, हमारे रिश्ते कहाँ जा रहे हैं, समाज में क्या हो रहा है। इसी विषय को लेकर आज मैंने मंगल भाव 24 का मंच आयोजित किया है और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैंने अपने मंच पर आज आमंत्रित किया है दिल्ली से डॉक्टर रेणु सिंह जी को। रेणु सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार रेणु जी, मंगल भाव 24 के इस मंच पे आज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जिस विषय पर चर्चा करने के लिए आज मैंने आपको इस मंच पर आमंत्रित किया है, इस विषय पर आपके उद्गार, आपकी भावनाएं, आपकी संवेदनाएं और आपके जो सुझाव होंगे वो हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से काम आएंगे, क्योंकि हमारे समाज का जो नैतिक पतन हो रहा है, समाज जिस तरह से दिशाहीन हो रहा है, जिस तरह से अलग एक रास्ते पर चला जा रहा है, उसका क्या कारण है, उसका क्या निवारण है और उसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह देखना, जानना मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम इस समाज के, हम इस देश के नागरिक हैं, हम अपने परिवार के कर्णधार हैं। तो हम इस विषय पर अगर सोचेंगे, बात करेंगे और लोगों को सुझाव देंगे, खुद भी उस राह पर चलना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मैं एक बार रेणु जी आपका इस मंच पे दोबारा फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। रेणु जी शिक्षिका हैं, साहित्यकार हैं और विचारक हैं। इनके विचार निश्चित रूप से हम सबके बहुत लिए वैल्यूएबल होंगे, बहुत ज़्यादा सार्थक होंगे। रेणु जी, मैं इस मंच पे आपका स्वागत करते हुए सबसे पहले आपके सामने पहला सवाल रखूँगी कि क्या सचमुच हमारे समाज का नैतिक पतन हो रहा है या हम अब ज़्यादा महसूस कर रहे हैं? ये जो पतन के समाचार हैं, जो घटनाएँ हैं, जो कुछ घटित हो रहा है, वो क्या आज के ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे तक ज़्यादा पहुँच रहा है, इसलिए हम इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं? या क्या सचमुच कहीं न कहीं ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, जो परिवार और समाज के लिए नकारात्मक है, नुकसानदायक है? आपकी क्या राय है इस बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद सन्नू जी, आपने मुझे ये मंच दिया। ये इस समय जो ज्वलंत विषय है और जो कुछ हमारे सामने समाज में दिख रहा है, वो हर पूरे समाज के लिए एक अवेकनिंग पॉइंट बन गया है। और अगर हम नहीं चेते ये जो सामने दिख रहा है, तो कोई परिवार इससे सुरक्षित नहीं बचना है। और जो समाज की संवेदनाओं का क्षरण हुआ है, जो शून्यता है संवेदनाओं की, उसी का ये प्रतिफल है जो सामने दिख रहा है। और इसकी मुझे जो समझ में आता है कि इसकी सबसे पहली जिम्मेदारी परिवार की है,
ये जो क्षरण दिखाई दे रहा है, इसका सबसे पहला ज़िम्मेदार अगर कोई है तो वो परिवार है, क्योंकि वो समाज की सबसे छोटी इकाई है। और जी, माता-पिता जो कि उनके अपने मूल्य बन गए, उनकी अपनी अभिलाषाएँ बन गईं, उनकी अपनी आकांक्षाएँ बन गईं, वो अपने सपने पूरे करने के लिए, अपनी आकांक्षाएँ पूरे करने के लिए कहीं न कहीं वो जो आज का युवा वर्ग है, वो उससे प्रभावित हुआ है। और एक तरह से वो जो संस्कार उनको मिलने चाहिए थे, वो उससे इग्नोर किया गया है, और जिसका जी। प्रतिफल हमको आज सामने दिखाई दे रहा है। जी, जी, बिल्कुल सही बात कही। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो पारिवारिक मूल्य होते हैं, जो हमारे परिवार में हमारे सदस्य जो हमें संस्कार सिखा सकते हैं, वो दुनिया का कोई भी मीडिया, कोई भी किताबें, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं सिखा सकता है। तो किसी भी संस्कार की जो नींव पड़ती है, वो माता-पिता से पड़ती है और कहीं न कहीं माता-पिता का जो समयाभाव हो गया है अपने बच्चों में संस्कार डालने के लिए, जो समय उनके पास था, जो एक पहले हमारा जो एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, बाबा-दादी, नाना-नानी, ताऊ-ताई ये सारे परिवार में होते थे। माँ 24 आवर अपने बच्चे के लिए उपलब्ध रहा करती थी। तो इनकी जो कमी हो गई है, इनका जो समयाभाव हो गया है अपने बच्चों के लिए, शायद ये एक भटकाव का कारण पड़ रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है, या हमारा बच्चा किस दिशा में जा रहा है, इसको एक माँ से ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। तो माँ का पूरा ध्यान अगर बच्चे पर नहीं है, तो निश्चित रूप से उसका भटकाव संभव है। आप मुझे लगता है यही बात कहना चाह रही हैं। जी, हमारे जो भारतीय संस्कृति का मूल्य थे, सत्य, अहिंसा, परोपकार, सहयोग, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी संस्कृति है। ये विलुप्त सा होता चला जा रहा है। अहिंसा की जगह अब हिंसा ही हमें छोटी-छोटी बातों पे, रास्ते में चलते हुए ज़रा किसी से कहीं से कोई टकराहट हो गई, तो वो मार-पीट में बदल जाता है। छोटे-छोटे अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलना एकदम कॉमन सी बात हो गई है। कहीं भी अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलना किसी को किसी तरह से गलत नहीं लगता है। परोपकार शब्द तो कहीं विलुप्त सा होता चला जा रहा है। लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। सहयोग की भावना भी खत्म होती चली जा रही है। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि एक मानव का जो कर्तव्य हुआ करता था, जिसको हम एक अच्छे गुण मानते हैं, इसका धीरे-धीरे ये कम होता चला जा रहा है। लोग अपने आप में सीमित होते चले जा रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में सोचना कम कर दिया है। इसके ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इस सोच के पीछे क्या रीज़न आता जा रहा है? मुझे जो समझ में आ रहा है, जो जिस तरह से ये पूरा बदलाव आया है समाज में, ये बिल्कुल 1-2 साल का बदलाव नहीं है। ये कई दशकों से धीरे-धीरे समाज में फैलता चला गया, और एक से एक ट्रांसफ़र होता, और हम एक-एक चीज़ को, जो पुरानी मेरी नैतिक मूल्य थे, सत्य, अहिंसा, जिसकी आपने बात की, वसुधैव कुटुंबकम, बातें तो हमने खूब की, वसुधैव कुटुंबकम अब चारों तरफ सुनाई देता है, मगर वो हालत ये है कि अपना ही कुटुंब नहीं बचा है, वसुधैव कुटुंबकम की हम क्या बात करेंगे। यहाँ हर परिवार टूट रहा, एकल परिवार, पहले तो जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार टूट गए, फिर उनमें बहुत सारी खामियां बताई गई, ये वो, सबकी अपनी अपनी अभिलाषाएं रही। फिर जो एकल परिवार था, पति पत्नी और बच्चे, वहाँ भी बच्चे दूर हो गए। फिर बच्चे बच्चे में भी उनके भी पति पत्नी के बीच एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना है। तो ये जो बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड, केवल मेरा सुख सर्वोपरि है, वो मिल बेंथम की जो थ्योरी है, मतलब केवल सुख। तो वो जो सुख, आप वो सुख कहाँ तलाश रहे हैं? मान लिया आज आज का आप सिनेरियो देखिए, अच्छे अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं आप, मगर आपकी फैमिली में कोई नहीं है, जो आपका पार्टनर है वो भी पार्ट टाइम के लिए है, आप लिव इन में रह रहे हैं। और जी, आप अगर मान लिया बड़े अच्छे पैकेज पे हैं, मगर आप अपने थक के आ रहे हैं, आपके घर में कोई नहीं, दीवारें हैं, वो सुख क्या है? वो कौन सा सुख है? लेकिन समाज उसी राह पे चला गया, और उसने ये देखा नहीं पलट के कि हम जा कहाँ रहे हैं, और जिसका नतीजा ये हुआ कि एक अंधी खाई, एक अंधी सुरंग है ये। जी, आप कितनी दूर जाएंगे, वो पैसा आप लेके क्या करेंगे, किसके लिए खर्च करेंगे, और आप अपना सुख कितना लेंगे? मतलब किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं। आप बस पैसे चाहिए, कमाते जाओ, सुख करते जाओ, लेकिन वो सुख कितना है जब तक आप वो सुख किसी से बांटने वाला, आपका कोई शेयरिंग नहीं है घर में। तो ये नैतिक पतन तो हुआ।
हमने नैतिकता की बात, पहली बात तो अब नैतिकता की बात करना छोड़ दिया है हमने। स्कूलों के करिकुलम में हम लोग जब पढ़ते थे तो एक हफ्ते में एक पीरियड हमारा सैटरडे का सेकंड हाफ रहता था, जिसमें हम लोग इस तरह के छोटे-छोटे प्ले होते थे, कभी वो टीवी पे हमको दिखाया जाता था मॉनिटर्स पे। तो वो चीज़ें अब फिर से शुरू करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो कहीं लैक हुआ है, परिवार में भी, स्कूल में भी। और प्लस ये एक तो ये जो सोशल मीडिया आ गया, इसने और ज़्यादा इन्फ्iltrate किया है दिमाग में। तो ये सब चीज़ें इस तरह करके उसको फिर से हमें इन सब चीज़ों पे विचार करना पड़ेगा, और निश्चय ही नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है। और वसुधैव कुटुंबम की हम केवल बात कर रहे हैं, वो कहीं ज़मीन पर नहीं है। जब कुटुंब नहीं बचा तो वसुधा तो कहाँ से बचेगी। पेड़ पौधे, किस चीज़ का हमने विनाश नहीं किया, सब कुछ नष्ट हो रहा है, केवल हम केवल बात नहीं कर रहे हैं बस। जी, बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है आप यही कहना चाह रही हैं कि आज पैसे को ही सुख माना जा रहा है। हाँ, जितना ऐसा लगता है हमारे पास जितना ज़्यादा पैसा हो गया, जितने भौतिक सुख जितना हो गया, उतने ही हम ज़्यादा खुश हैं। लेकिन सही बात है, अगर हमारे पास अपने सुख को शेयर करने के लिए कोई नहीं है, या हमारे उस धन दौलत को देखकर खुश होने वाला कोई नहीं है, तो हमारे माता-पिता होते हैं, वो हमारा हमारा धन दौलत देख के खुश होते हैं, हमारी खुशियों से खुश होते हैं। हमारे बच्चे हमारे उस धन दौलत से फ़ायदा उठाते हैं, सुखी रहते हैं। तो अगर हमारे पास ये सारी ही चीज़ें नहीं है, तो उस धन दौलत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने आप को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, अपनी लिमिटेशन बाँधना ज़रूरी है, कि हम सुख का मायने समझना ज़रूरी है कि कम में भी कैसे खुश रहा जाए। और ये खुश रहना, एक हमारे पास हमारे बुजुर्ग हैं, और हमारे पास हमारे सुसंस्कृत बच्चे हैं। अगर ये सब कुछ है तो हमारे पास धन सीमित रूप में भी है, तो ये सबसे बड़ा सुख हो सकता है, सुख माना जा सकता है और सुख होता भी है। तो ये नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेणु जी, बहुत बार हम न्यूज़पेपर में, टीवी में देख रहे हैं आजकल कि हमारा जो युवा वर्ग है वो बहुत ज़्यादा अनियंत्रित होता जा रहा है। उसका अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म हो गया किसी भी तरह का, चाहे वो भाषा के रूप में है या क्रियान्वयन के रूप में। हम जो जिन चीज़ों की कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, जैसे आपने भी पढ़ा होगा या टीवी में देखा होगा कि बेटों ने अपने माता को मार दिया, अपने पिता की हत्या कर दी। अब तो बेटियों का ये समाचार भी आ चुका है कि बेटियों ने अपने पिता की हत्या की, बेटी ने अपने माता की हत्या की। ये ये क्यों हो रहा है? ये इतना युवा वर्ग किस चीज़ के लिए इतना पागल हो रहा है कि इतने खतरनाक कदम उठा ले रहा है? क्या ये चीज़ें पहले भी हुआ करती थी, हमें पता नहीं चलता था? ये या आज का ये समय इतना खतरनाक हो गया है कि अपने स्वार्थ के लिए, कुछ पैसों के लिए, या अपने किसी गलत बात को छिपाने के लिए बच्चे इतने खतरनाक कदम उठा पा रहे हैं? ये साहस उनके अंदर कहाँ से आ रहा है? ये दुर्भावना उनके अंदर कहाँ से भर रही है? आज का जो समय है, पहले ऐसा नहीं है पहले क्राइम नहीं होते थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी, और बहुत कम, कहीं रेयर। मगर जिस जिस ढंग से आज क्राइम हो रहा है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, और बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस जो पहले सुने जाते थे वो अब आम होते जा रहे हैं। जी। और जहाँ तक ये लड़कियों का क्रिमिनलाइजेशन हो जाना, और या युवा जो पढ़े लिखे हैं, जिनको हम कभी मानते ही नहीं थे कि ये क्रिमिनल हो सकते हैं, जी। वो भी अब क्राइम कर रहे हैं। तो उसके पीछे मुझे ये समझ में आता, एक तो जो हमारे जॉइंट फैमिली में परिवार का एक जो भावना से बंधा हुआ वो परवरिश थी कि सब एक दूसरे से जुड़े रहते थे। वो जो एक परवरिश होती थी और बच्चा ग्रो करता था, वो चीज़ छूट गई। और दूसरे जो ये सोशल मीडिया आ गई, हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होने लगा, तो पेरेंट्स शिक्षा दे नहीं रहे हैं, स्कूल से मॉरल वैल्यूज़ बिल्कुल ख़त्म है, तो वो पूरी तरह इस पे सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है। मतलब वो उसका माइंड पूरी तरह रोबोटिक हो गया है। आपके हमारे और आपके सभी के निशाने पे केवल ये है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम अर्न कर लें, जिससे कि हम खरीद सकेंगे सारी सुविधाएं। मगर आप सुविधाएं तो खरीद सकते हैं, इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं, मगर आप मानवीयता नहीं खरीद सकते, आप संस्कार नहीं खरीद सकते, आप वैल्यूज़ नहीं खरीद सकते।
तो ये जो चीज़ें हैं जिसको कि हमने अभी तक समझा नहीं, देखा नहीं था, वो उसके परिणाम अब सामने हैं कि इतना ज़्यादा कोई किसी को भी मार देगा, उसको लगेगा ही नहीं कि उसने मारा है। मार के और शव के साथ उसको टुकड़े करना, उसके साथ इतने दिन तक घर में रहना, ये बिल्कुल जैसे कहेंगे ना पाशवी वृत्ति। ये पाशवी वृत्ति इसीलिए है कि क्योंकि जिसको हम इंसान समझ रहे हैं, जो युवा है या महिला है, जो भी है, वो उसके भीतर की जो मानवीयता है वो सूख गई है और वो पूरी तरह मशीनी रोबोटिक हो गया है। वो कुछ भी कर सकता है, जो पूरे मानवीय वैल्यूज खत्म हो गई हैं, इंसानियत खत्म हो गई पूरी तरह। बस उसका जैसे लग रहा है कि मशीन है, मशीन काम कर रही है, आपने चाबी भरी, वो चालू हो गया। तो ये है, और इसके पीछे मेन यही है कि आपके जब तक आपकी संवेदनाएं नहीं जीवित होंगी, पुनर्जीवित होंगी, वैसे ही मशीन की तरह काम करते हैं। ये जो मानवीय संवेदनाओं की बात की आपने, ये संवेदनाओं का जन्म किस उम्र में हो सकता है? बचपन से लेकर के बड़े होने तक। ये मुझे लगता है इसकी नींव तो जन्म के साथ ही, बच्चा जन्म क्या, जब वो बच्चा गर्भ में रहता है तभी से। अभिमन्यु के केस में हमने सबने पढ़ा है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तभी से वो बातों को सीखने लगता है। तो बच्चों के अंदर संस्कार या मानवीय संवेदनाएं या जो हमारी संस्कृति है, इनको हम कैसे और कब से भरना शुरू करें? किसकी किसकी जिम्मेदारी है इन चीजों को अडॉप्ट कराने में, बच्चों को सिखाने में? और कैसे करें कि जो ये भटक रहा है हमारा समाज, मैं कभी सिर्फ युवा वर्ग की बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये युवा वर्ग ही नहीं कर रहा है बल्कि हर वर्ग के लोग भटक रहे हैं। वो जब जो जी में आ रहा है कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। एक जैसे एक मानसिक पागलपन हो जाता है। मानसिक पागलपन की स्थिति हर उम्र के लोगों के साथ हो रही, चाहे वो आत्महत्या हो या हत्या हो। दोनों तरह की चीजें, या हिंसा करना, मारपीट कर देना, वो जो मानसिक पागलपन हो रहा है वो छा जाता है। युवा वर्ग हो चाहे बच्चे हो, आजकल तो 12, 13, 14 साल के बच्चे भी हर तरह की कुकृत्य कर रहे हैं। तो इनको संवारने की, संभालने की के प्रति किसकी किसकी जिम्मेदारी है, और कहाँ से इसकी शुरुआत करें, कहाँ से ध्यान देना शुरू करें कि ये चीजें ज्यादा विकसित ना हो, कुछ इस पे कंट्रोल किया जा सके, कुछ इस पे नियंत्रण किया जा सके। जो अभिमन्यु का आपने नाम लिया, महाभारत का इशू, वो पहले मिथक माना गया, मगर आज वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वो सच है। जो माँ देख रही है, जो खा रही है, जो पी रही है, जैसे वातावरण में रह रही है, वो सारा बच्चे पे प्रभाव डालता है। तो एक तरह से तो गर्भ से ही उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, और वो हर तरह से बच्चे के पास पूरी मैसेजिंग हो रही है कि हाँ क्या हो रहा है मेरे सराउंडिंग। वो अंदर खुश हो रहा है, रो रहा है, सब चीज उसके ऊपर जा रहा है। फिर जन्म हो रहा है, जन्म के बाद तो सब चीज दिखाई दे रही, सामने है, फिजिकल है। तो वहां पर भी आपको पूरा ध्यान देना है कि बच्चे के अंदर हम संस्कार कैसे डालें। सबसे पहले तो आप उसको जो हर तरह से उसको ये देखिए कि परिवार के सारे सदस्यों के प्रति उसके व्यवहार को, अपने प्रति उसके व्यवहार को, और उसको पूरा टाइम देना है। आज नैनी के भरोसे रहेगी तो नैनी अपना क्या संस्कार देगी। तो इसलिए बच्चों को सबसे पहले अपने पास रखें। ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे, सबसे अच्छे तो उनके दोस्त ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। वो जितना उनको सिखाते हैं, जितना अच्छे उनके दोस्त बन के रहते हैं, उतना अच्छा पेरेंट्स को भी टाइम नहीं रहता, क्योंकि पेरेंट्स के भी अपने दायित्व रहते हैं, वो उसमें ज़्यादा टाइम बिजी रहते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो पास आउट होता है उनके संस्कार, उससे उनकी संवेदनाएं जीवित रहती हैं, और वो उनको सिखाते हैं शेयरिंग। आजकल एक तो एकल बच्चा है, उसको शेयरिंग ही नहीं आती करनी। पहले क्या कई भाई बहन थे, उनके साथ उनको शेयरिंग करना, लड़ना झगड़ना सब उसी में होता था, मगर वो सह अस्तित्व सीखते थे। अब वो ये जो एकल है परिवार, उसमें क्या है, उसके पास ये बस ये लगता है बस मैं ही मैं हूँ, कोई मेरा शेयर नहीं करने वाला है, मैं ही किंग हूँ घर में। तो ये जो एक भाव है। और दूसरे, आप जब आप उसके कोई संस्कार नहीं पड़ेंगे, तो वहाँ सबसे पहले जन्म से ही गर्भ में अगर हैं तो आप अच्छे साहित्य पढ़ें, अच्छी चीजें देखें। अब वो सीरियल आजकल जितने भी आते हैं, उसमें कितने सारे षड्यंत्र परिवार के, जितने वो इन्होंने उनके खिलाफ षड्यंत्र, यही उसमें दिखाया जा रहा है। तो वो तो पास ऑन हो रहा है उसको अंदर।
और उसके बाद फिर जन्म हो गया, जन्म के बाद भी यही घर में चल रहा है, वो टीवी चल रही है, उसमें इसी टाइप के सीरियल्स चल रहे हैं, इसी तरह के सारे। तो इन सबको कम से कम अवॉइड करना चाहिए कि ये सब चीज़ें ना हों उसके सामने। आपको देखना है आप अकेले देखिए, मगर बच्चों के सामने इस तरह के, वो कहीं ना कहीं वो खेलते भी रहते हैं बगल में, लेकिन उनका दिमाग कहीं ना कहीं वो जाता है उस पर, और रहता वो है उसमें। समझ। फिर उसके बाद वो स्कूल में गया, स्कूल में, स्कूलिंग में आजकल क्या है, टीचर उनको बोल नहीं सकते, बट टीचर को ये रूल्स रेगुलेशंस बने, कोई छू नहीं सकता बच्चे को, तो टीचर नहीं छुएगा। वो बच्चा वहाँ गया, वहाँ पे उनकी कोई मॉरल वैल्यूज़ का क्लास नहीं है, जैसे पहले हम लोगों के टाइम में था कि सैटरडे की हाफ टाइम में पूरा एक मॉरल उसका रहता था, चाहे वो किसी भी माध्यम से, कभी कभी हम लोगों को कठपुतली के वो भी दिखाए जाते थे, जी, उसके माध्यम से एक मैसेजिंग होती थी। कभी एक वो हम, मुझे याद है एक फिश की वो होती थी कि कैसे सारी फिश मिलके एक बड़ी फिश का सामना करती हैं। तो इस टाइप जी। से बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें होती जिनसे थी। बच्चों एक को ये सब्जेक्ट भी था, हम लोग के टाइम में मोरल साइंस एक सब्जेक्ट भी था। हाँ, हाँ। और छोटी-छोटी कहानियाँ होती थी उससे। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ। वो सब चीज़ें अब है नहीं। तो वो सब चीज़ें करिकुलम में लाना होगा, और उसके लिए टीचर्स को भी कहना पड़ेगा, क्योंकि उन टीचर्स को मेन रहता है, उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि हमको पूरा अपना कोर्स कवर करना है। ये 6 मंथली है, 3rd मंथली है, मंथली टेस्ट है। उसी में समय निकाल के, उससे पहले आप एग्ज़ाम में टॉप करें, इससे पहले आप एक अच्छे इंसान बन जाओ। ये बिल्कुल होना सही, चाहिए। एक बिल्कुल। अच्छे बच्चे बन के समाज के एक अच्छे समाज के एक इकाई बन के रहो। ये थोड़े ना कि आप टॉपर हो मगर आप क्राइम कर रहे हो। जो क्रिमिनल्स आजकल ये काट-पीट दुनिया भर के मचाए, ये पढ़ने में कोई डफर नहीं है। कोई किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, फिर आप ये सब काम करके बैठ रहे हैं। तो ये जो एक संवेदनाएँ खत्म हो, मतलब उनको दरकिनार कर दिया गया, उनको कोई वैल्यू नहीं दी गई कि ये भी कोई चीज़ होती है। जी, हाँ, तो ये सब चीज़ों पे छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हालाँकि बहुत बड़ा इसमें नहीं, छोटे-छोटे एफर्ट करने पड़ेंगे। जैसे ये क्षरण जो है एक दिन में नहीं हुआ, बहुत साल लगे, उसी तरह अगर मिल के हर तरह से अब से ध्यान दिया जाए तो भी ये बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही बात। एक समय था रेणु जी कि अगर घर में मान लीजिए बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, या बच्चे घर के अंदर, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं घर के अंदर गुड बॉय बन के रहते हैं, उनका हुँ, असली रूप बाहर निकल के ही दिखाई देता है। हुँ, तो पहले जो हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, मोहल्ले के अंकल चाचा हुआ करते थे, उनके उनको भी ये अधिकार था कि अपने मोहल्ले के किसी बच्चे को गलत हरकत करते देखें तो उनको टोक सकते थे, उनको डांट सकते थे, इतना हक था उनके पास। लेकिन आज ये हक नहीं रह गया है। कोई किसी के बच्चे को कुछ बोल नहीं सकता है, कोई डांट नहीं सकता है। इवन अगर वो आके माता पिता से शिकायत भी करते हैं कि आपके बच्चे को कुछ गलत हरकत करते हमने देखा है, तो माता पिता उस बात पे विश्वास नहीं करते हैं, उल्टा उनको ही गलत ठहरा देते हैं। तो ऐसे समय में बच्चे बाहर निकल के क्या कर रहे हैं ये माता पिता को पता नहीं चलता है। तो एक जो हमारा सॉरी, जो हमारा ये सामाजिक दायरा था, जो हमारे पड़ोसियों को, अंकल चाचा को छूट थी, ये छूट हमें लगता है देना चाहिए कि बाहर हमारा बच्चा क्या कर रहा है इसका पता माता पिता को लगे, और वो उन बातों पे, ठीक है, अंधविश्वास न कर लें, आंख मूंद करके शिकायत पे विश्वास न कर लें, लेकिन अगर उनके कानों तक ये बात पहुंचती है कि आपका बच्चा बाहर कुछ गलत कर रहा है जो परिवार के लिए अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो उस बात पे थोड़ा सा विचार करें। ये हक अगर लोगों को मिल जाए तो शायद बाहर भी गलत हरकतें करने से बच्चे थोड़ा-सा घबराएँगे और अपने आप पे को नियंत्रित करेंगे। एक ट्रेंड आजकल चल चुका है, अभद्र भाषा का प्रयोग। मुझे लगता है ये एक फैशन हो गया है और अपने आप को ज़्यादा मॉडर्न शो करने का एक सिंबल हो गया है। पहले ये भाषाएँ किसी अनपढ़ गँवार, जिनको हम कह सकते हैं, जिन्हें सामाजिक ज्ञान नहीं है, ऐसे कुछ पुरुषों के मुँह से ही सुने जाते थे। अभद्र भाषाओं का प्रयोग, जिनको हम गाली कहते हैं, वो वही यूज़ किया करते थे। लेकिन अब ये जो अभद्र भाषाएँ हैं, ये टीवी के माध्यम से, जो आजकल ओटीटी आ गए हैं, उनके माध्यम से हमारे घरों में, हमारे बेडरूम में, हमारे ड्राइंग रूम में आ चुके हैं। उसके साथ-साथ मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहूँगी,
कि बहुत पढ़ी-लिखी, सुशिक्षित घरों की महिलाओं के मुँह से भी इस तरह की भाषाएँ धड़ल्ले से प्रयोग की जाती हैं। आज हमने देखा जंतर-मंतर पे कुछ युवतियों ने अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया, जिससे कि एक भूचाल सा आ गया है। लोग सदमे में आ गए कि किस तरह की बातें या किस तरह की भाषाओं का प्रयोग ये लड़कियाँ कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा सदमा, एक बहुत बड़ा झटका हमारे समाज के लिए, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। तो ये जो भाषाएँ जो घर में माँ यूज़ कर रही है, तो जिस जिस घर के माता-पिता इस तरह की भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, उस घर के युवक-युवतियाँ तो निश्चित रूप से करेंगे ही करेंगे। ये एक फैशन मैंने कई बार कई जगहों पर खुद प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि ऐसी भाषाओं का, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करना एक फैशन बनता चला जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसको कैसे नियंत्रित करना चाहिए और किस तरह से लोगों को हम ये बता सकते हैं, ये भाषाएँ किसी तरह से स्वीकृत नहीं हैं, गलत हैं? बिल्कुल, अपशब्द कहना, गाली देना, ये गाली तो गाली ही है। अब आप जैसे जो कुछ भी पतारी जंतर-मंतर का जो भी सिनेरियो था, उसमें अगर गाली है तो वो गाली ही है। अगर उसको 4 लोग डिफेंड करने लगेंगे तो जो लड़की है या लड़का है जो जिसने ये शब्द किया, इस्तेमाल किया, उसको फिर ये लगेगा अरे इससे इसके बाद तो मैं फिर और इससे बड़ी दूँ, मतलब वो डिक्शनरी तैयार करो तुम। और सबसे बड़ा अफ़सोस ये है कि जिसने उस युवा युवती ने जिसने भी ये किया, जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो उसको डिफेंड कर रहे हैं, अब बड़े-बड़े तर्क दिए जा रहे हैं, शादी में गाली दी जाती है, तो ये में गाली दी जाती है, गाँव में गाली, मतलब बेसिर पर गाली मीन्स गाली है, वो कहीं भी दी जाती है। बस इतनी सी बात है। लेकिन उसको डिफेंड करने के लिए इतने सारे जो तर्क दिए जा रहे हैं, ये आप उस जिसने दिया है, आप उसके हितैषी नहीं हो उसको डिफेंड करके, आप उसके दुश्मन हो, क्योंकि आप उसको और गलत काम के लिए प्रोवोक कर रहे हो कि तुम इससे ज़्यादा करो, इससे और बड़ा करो, इससे और गंदी गाली दो। तो ये कौन-सा ये तो बहुत ही मतलब ये सबको विचार करना चाहिए कि हम एक गलत चीज़ के लिए क्यों कर रहे हैं ऐसा। ये तो बहुत ही खराब दिशा है। और गाली मीन्स गाली, और गाली की भी जो कहा जाए कि शुरुआत है, अगर मान लिया किसी के घर में, ये मैंने भी देखा है, बहुत से लोग बहुत ब्लंटली गाली देंगे, मेट्रो में दिख जाएंगे आपको, कहीं भी पब्लिक प्लेस पे, कहीं पर आपको पता चला 2 लोगों में ज़रा सा टच भी हो गया तो गाली देना शुरू हो जाएगा। गाली और साथ-साथ एक चीज़ और मुझे दिखाई दिया है कि मान लिया कोई एल्डरली है, वो महिला है या पुरुष है, उसको मारने लगते हैं ये। मुझे तो यही समझ में नहीं आता इन लोगों की अंदर से कैसे मन होता है एक बुजुर्ग को मारने का। आप मुँह से कह दो, मान लिया उन्होंने कुछ गलत आपको बोला या कुछ कहा, आप भी उनको बोल दो कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है। उसको आप एक उनका लिहाज़, उनकी उम्र का लिहाज़ रख लो, उनकी उम्र का लिहाज़ करके आप अपना विरोध प्रकट करो, अपने रास्ते जाओ। पूरा खड़े होके मारा-पीटी करना, और ये दोनों ही मतलब लड़की भी कर रही है, लड़का भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल लड़के ही कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं को पीटने लग रही हैं, बूढ़े बूढ़े बुजुर्गों को पीटने लग रही हैं। तो ये तो केवल संस्कारों की कमी है, और बिल्कुल जैसे लगता है ना कि अंदर उनके संस्कार, संवेदना नाम की, लिहाज नाम का कुछ बचा ही नहीं है। वो बिल्कुल जाने बिल्कुल लगता है जैसे अंदर से सूखे और बिल्कुल र्यूड हो चुके हैं अपने अहंकार में कि मैं बहुत आधुनिक हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और अभी पूछिए तो उनको कुछ कोई जैसे प्रज्ञा नाम की, जैसे कहेंगे ना, इंटेलेक्ट नहीं है ये। आपने डिग्री ली है मगर वो इंटेलेक्ट नहीं, इंटेलेक्ट अलग है, एजुकेशन अलग है, जी। डिग्री अलग है, इंटेलेक्ट अलग है। ये जब उनको समझ में आएगा तब उनको ये एहसास होगा कि हाँ, हम गलत हैं ये, और उनको अपने रियलाइजेशन की ज़रूरत है। और जो लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि आप उनके हितैषी नहीं हो, आप उनको गड्ढे में डाल रहे हो। आप उनको एक गलत राह पे चलने के लिए प्रेरित कर रहे हो कि नहीं, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा किया, और करो और करो। तो ये उनको समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तो ये पूरे समाज का दायित्व है कि अगर, जैसे अभी आपने कहा कि मोहल्ले के लोग भी बोल देते थे, कोई भी टोक देता था कि ये गलत है, उसी तरह अगर आप आज सोशल मीडिया पे वो चीज़ें हैं, आप सोशल मीडिया से ही अपनी टाइमलाइन रंग रहे हो, नहीं बहुत अच्छा किया, और वो तो लड़की है, तो वो ये है, वो लड़की है या लड़का है, ये अदर थिंग है। मगर गाली, अपशब्द, मारपीट ये गलत है।
जो गलत है उसको गलत ही कहना चाहिए, उसको आप प्रोटेक्ट करके अच्छा नहीं कर रहे हैं। पूरे समाज में ये चीज़ें जा रही हैं और ये बढ़ेंगी और किसी दिन ये आपके घर में। मुझे नहीं लगता कि जिन लड़कियों को या जिन लड़कों को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कभी आप नहीं चाहेंगे कि वो लड़की आपके घर में आपकी बेटी की या आपकी बेटी की फ्रेंड बन के आए या आपके घर की कोई रिलेटिव बन के आए। मुझे नहीं लगता कि आप कहेंगे कि हाँ आओ बैठो। वो बात अलग है कि आपका अपना एजेंडा होगा, आप किस लिए उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मगर जो गलत है उसको गलत आप स्वीकार करिए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने। जो गलत है वो गलत है और वो सिर्फ़ बच्चों के लिए गलत नहीं है, वो बड़ों हाँ, के लिए भी गलत है। सबके लिए गलत। सबसे पहले कहते हैं पहले अपने घर को सँवारेंगे उसके बाद ही समाज को सँवार सकते हैं। तो पहले जी, घर का अगर कोई व्यक्ति बड़ा बुजुर्ग से लेकर के बच्चे तक कोई भी अगर घर के अंदर एक अपशब्द का प्रयोग करता है, तो पहले वहीं रोकना चाहिए। जब वो रुकेगा तो उसके बाद घर में कोई दूसरा शब्द नहीं होगा। बच्चों को मुझे लगता है सिर्फ सफल नहीं बनाना है, एजुकेशन के फील्ड में या एक अच्छी डिग्री दिलाना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको ईमानदार और संवेदनशील, परोपकारी ये सब भी बनाने का उनके अंदर प्रयास ज़रूर करना चाहिए। जितनी हम उनको शिक्षित करने के पीछे जितना प्रयत्न करते हैं, उतना ही उन्हें संवेदनशील समय-समय पर हमारे उनके साथ आते-जाते रास्ते में कोई ऐसी घटना घटित होती है, जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिया कि बुजुर्गों पे हाथ उठा देते हैं बुजुर्गों को, तो ऐसी घटना अगर हमारे सामने हम अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे हैं और ऐसी कोई घटना दिखती है जहाँ कोई बुजुर्ग परेशान हो रहा है, तो हमें उस समय अपने खुद बढ़ के उस बुजुर्ग की अगर मदद करेंगे, तो हमारे बच्चे अपने आप देखेंगे कि अगर हमारे माता-पिता ने मदद की, तो इसका मतलब किसी असहाय को, किसी ज़रूरतमंद को बाहर मदद की ज़रूरत है, तो हमें मदद करना चाहिए। तो अगर बच्चा संवेदनशील है, उसके अंदर भावनाएँ जन्म ले रही हैं, तो ही वो बच्चा जैसे आपने कहा कि पढ़ा-लिखा होना और शिक्षित होना, दोनों 2 चीज़ होती है। अगर हमने अक्षर ज्ञान कर लिया, बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ ले ली, तो हम सिर्फ़ पढ़े-लिखे हैं। लेकिन शिक्षित इंटेलेक्चुअल व्यक्ति वही है, जो संवेदनशील भी है, जिसके अंदर भावनाएँ भी हैं और जो अपने पद के साथ-साथ अपनी गरिमा को भी बरकरार रखता है, वही एक अच्छा इंसान, एक सफल नागरिक बनता है। हमें जो हमारा नैतिक कर्तव्य है, वो सिर्फ़ व्यावहारिक नहीं है, बल्कि हमारे आचरण में भी दिखता है। जैसे हमारे कुछ आचरण हैं, हम राह चलते कुछ खा रहे हैं और पत्ते नीचे फेंक दिए, कागज़ नीचे फेंक दिया, कुछ फाड़ा ऐसे सड़कों पे उछाल दिया। ये सोच के कि ये तो सड़क है, हम कुछ भी कर सकते हैं। पानी एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है, लेकिन जिनके पास अवेलेबल है, वो पानी को ऐसे बहाते हैं जैसे इसका तो क्या कोई दाम तो देना नहीं है, हमारे पास तो है, तो हम उसको खर्ची किए जा रहे हैं, खर्ची किए जा रहे हैं। तो ये जो हमारी जो ज़िम्मेदारी है, जो हमारे वर्बल अब्यूज़ हम दे रहे हैं, नैतिकता का अपना पतन दिखा रहे हैं, तो क्या ये जो हमारा सामाजिक ढाँचा है, जो हम अपने समाज के लिए, पर्यावरण के लिए जो नुकसानदायक काम कर रहे हैं, उसको भी आप इस दायरे में मानती हैं कि हमारा ये भी एक नैतिक पतन है? अगर हम अपने पर्यावरण को नहीं सँभाल रहे हैं, हम पानी नहीं बचा रहे हैं, हम अपने आस-पास के क्षेत्र को गंदा कर रहे हैं, क्या ये भी नैतिक पतन के फील्ड में ही माना जाता है? बिल्कुल, बिल्कुल माना जाएगा और ये एक गैर ज़िम्मेदाराना व्यवहार है। इसको एक गैर ज़िम्मेदाराना और बिल्कुल उच्छृंखल जिसको बोला जाएगा, वो है ये कि कहीं भी जा रहे हैं, कार से देखिए खाया बॉटल बाहर फेंक दी। जबकि वहाँ एक आप रख सकते हैं कि उसमें आप जो भी खाइए, कहीं भी वहाँ स्ट्रीट्स पे पूरे लगे हुए हैं कूड़े। आप अभी वहाँ की वीडियो कितने आ रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, अरे आप पुण्य कमाने जा रहे हो, गंदगी मचाने जा रहे हो। जबकि पहाड़ों पे तो इतना पीसफुल छोटे-छोटे गाँव होते हैं, गिनती के घर होते हैं और वो लोग इतना साफ-सुथरा रखते हैं पूरे पहाड़ों पे और एक पूरी गंद मचा के चले आते हैं लोग। तो ये क्या है? ये गैर ज़िम्मेदाराना रुख है, आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है। आप स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र नहीं हुए, उच्छृंखल हो गए, स्वच्छंद हो गए। जी, जी। आप स्वच्छंद हो गए, आपको लगता है कि मैं जो करूँ मेरी मर्ज़ी, कोई मुझे बोल नहीं सकता,
मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और इसमें बिल्कुल नए यंग्स नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं कि आप अगर समर्थ हैं, आपके पास पैसा है, आप जो भी करिए, आपका कोई आपकी ड्यूटी कुछ नहीं है, आपको आपके अधिकार सारे हैं। आपको अधिकार ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मगर आपकी ड्यूटी कुछ नहीं है। आप जो जी, मर्जी करिए और कोई आपको पिन पॉइंट नहीं कर सकता, आपको कोई बोल नहीं सकता। जो बोलेगा आप मारने पे उतारू हो जाएंगे, गाली देने पे उतारू हो जाएंगे। तो ये जो असभ्यता आई है, ये मुझे लगता है कुछ ज़्यादा मतलब सब तरफ से, समाज से, घर से, सब तरफ से ज़्यादा छूट मिल गई। पहले था पेरेंट्स भी थोड़ा सा कड़क एटीट्यूड रखते थे, माँ से तो कम डरते थे, पापा से सब लोग बहुत डरते थे। तो जी, अब पापा भी फ्रेंड बन गए, पापा भी बिल्कुल फ्रेंडली हो गए और पापा का भी कोई डर नहीं रहा, किसी का कोई डर नहीं, ना बाबा दादी का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो उससे क्या हुआ, एक स्वच्छंदता सी आ गई कि ठीक है, तुम जो कर रहे हो। फिर पहले क्या था, इतने जल्दी अगर मान लिया किसी की जॉब लग भी गई तो पूरे घर की जिम्मेदारियों का दायित्व है, बहन का है, भाई का है, पेरेंट्स को भी थोड़ा देना है। तो ये जो दायित्व था, दायित्व मुक्त हो गया सब ये। जी। तो दायित्व मुक्त होने से फिर वो बिल्कुल जैसा कि करूं क्या, पगलाया घूम रहा है वो। हुँ। कुछ हाथ में श्रृंखलता, पैसे बहुत हैं। हुँ, पगलाया घूम रहा है, करूं क्या। और उसको इतना जैसे एरोगेंस आ गया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मुझे कोई बोल नहीं सकता। और इसी के तहत ये सब, ये जो चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे वो पानी का हो, उनको बिल्कुल जैसे लगता है कि सलीका नहीं है, सलीका जी, ही नहीं रह गया कि हमें कहाँ क्या करना है। कोई कोई नहीं, अपना चले जा रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, किसी को कुछ बोल सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी को गाली दे सकते हैं, कहीं भी कुछ फेंक सकते हैं, पानी का वेस्ट कर सकते हैं। उनका कोई दायित्व नहीं है, वो बस एंजॉय कर रहे हैं, उनको लाइफ एंजॉय करनी है, वो जी। एंजॉय के मूड में है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कहा। अपना अपना दायित्व भूल रहे हैं। हाँ, जो कहा आपने कि अपने अधिकारों का तो पता है, लेकिन हाँ, कर्तव्य का पता हाँ, नहीं है। हम कर्तव्य। सारी उम्मीदें गवर्नमेंट से लगा कर रखते हैं कि गवर्नमेंट उसने सफाई नहीं की, उसने गंदगी फैलाई। हाँ, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि वो उसने सफाई नहीं की तो गंदगी किसने फैलाई है? गंदगी हाँ, हम फैला रहे हैं। हुँ, बिंदु-बिंदु से जैसे सिंधु बनता है, उसी तरह से एक-एक पानी की बॉटल से कचरों का पूरा पहाड़ तैयार होता है। हाँ, तो नैतिकता ये भी है कि हम अपने आसपास का वातावरण संभाल के रखें, वातावरण को सिर्फ अपने आचरण में नहीं बल्कि अपने व्यवहार में जो हम प्रदर्शित करते हैं दूसरों के सामने, उसको भी बहुत ज़्यादा संयमित करने का ज़रूरत है, ताकि छोटे-छोटे जो प्रयास हैं उससे कहीं तो सुधार दिख सके, कहीं तो हमें लगे कि हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं। आप एक लेखिका हैं, आप कविताएँ लिखती हैं, कहानी लिखती हैं। क्या इस तरह के विषय पर आपके पास कुछ कविता या कहानी कुछ हो अगर आप यहाँ सुनाना चाहती हो, जो थोड़ी शिक्षाप्रद हो और लोगों को एक मार्ग प्रदर्शित कर सके? अरे! एक अभी मुझे हालाँकि वो मेरी नहीं है, मैं एक वंदना गुप्ता जी की आज ही मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी। उनकी आज के बच्चों के जो लिव इन रिलेशनशिप है, ये कितना एक मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये समाज के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जो सामाजिक पूरा जी, ढाँचा है, पूरा उसकी नींव है, उसको हिला रहा है। तो जी, उसपे उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ती हूँ। इन्होंने उसको लिखा है पत्र के फॉर्मेट में। पुत्र के तो रूप इन्होंने में। ये लघु कथा लिखी है पत्र की शैली में, प्रवाह हुँ, और हुँ। परवाह। जी, प्यारे बेटे नीरव, अच्छे शैक्षणिक संस्थान से उच्च तकनीक में दक्षता हासिल कर नामी कंपनी में लाखों के पैकेज पर नियुक्ति पाना आज के हर युवा का सपना होता है। तुम भी उनसे अलग नहीं हो। मुझे खुशी है तुमने विदेश में 8 अंकों के पैकेज को ठुकरा कर अपने ही देश में 7 अंकों का ऑफर स्वीकार कर लिया। जब तुम्हें हॉस्टल में छोड़ा था तब एक डर था मन में, आज स्वीकारती हूँ बेटा कि मुझे तुम पर यकीन था, लेकिन तुम्हारी उम्र नहीं, नए जमाने की हवा के प्रवाह में तुम बह न जाओ, यह डर हमेशा मेरे मन की परतों में छिपा रहा। यूं तो माँ हूँ होते हुए भी मैं तुम्हारी दोस्त रही। तुम अपना हर सीक्रेट मुझसे शेयर करते हो, चाहे खास दोस्त से मिलना हो या ड्रिंक पार्टी में जाना। मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं। शायद इसीलिए पापा की नाराजगी के बावजूद हमारा एक दूसरे पर विश्वास बना रहा।
और दोस्ती भी। तुम सोच रहे होगे कि मैं यह सब आज तुम्हें क्यों लिख रही हूँ। इसकी वजह अब तुम्हें बताती हूँ। बेटा, तुम्हारे हॉस्टल की पाबंदियाँ मेरे लिए सुकून की वजह थी। तुम अपने फ्रेंड्स शिखर और आदित्य के साथ फ्लैट में शिफ्ट हो गए। इंस्टाग्राम पर तुम्हारे ग्रुप फोटोज में एक लड़की देखकर मुझे अजीब सा लगा। वह कॉलेज जूनियर और शिखर की फ्रेंड नीता है, यही कहा था ना तुमने। अब शिखर और तुम्हारे वीडियोस में कभी कभी नीता भी दिखती है। म्यूजिक तुम्हारा पैशन है, गर्ल और बॉयफ्रेंड होना आज के जमाने का फैशन। लॉकडाउन के दौरान नीता पेरेंट्स के साथ दुबई नहीं जा पाई थी, तब शिखर का उसके साथ फ्लैट में रहना एक सवाल भी था और जवाब भी। हमारे आने पर शिखर और नीता का सहज होकर एक रूम में सोना हमें असहज कर गया। आज के युवा जो सोचते हैं उसे ही सही मानते हैं। उनके मन में चोर नहीं है या वे बड़ों का लिहाज नहीं करते। यह प्रश्न मुझे बेचैन करता रहा। भविष्य में उनका शादी का प्लान है, यह जानकर कुछ राहत हुई। वे दोनों शादी कब कर रहे हैं? मेरे पूछने पर तुमने बताया था कि उनका ब्रेकअप हो गया है। नीता 2 लड़कियों के साथ अलग फ्लैट में शिफ्ट हो गई। अब वह शिखर की गर्लफ्रेंड नहीं, किंतु अच्छी फ्रेंड है। क्या यह इतना आसान होता है? बेटा, आज जब तुमने बताया कि आदित्य के जॉब स्विच करने पर उसका शहर भी बदल गया, नीता उसके रूम में शिफ्ट होना चाहती है क्योंकि उन लड़कियों के साथ उसे जम नहीं रहा है। मैंने पहली बार थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर तुम्हें यह निर्णय लेने से मना किया। बेटा, यह सोसाइटी नॉर्म्स के खिलाफ है। कभी भी तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। आसपास के लोग गलत समझ सकते हैं। हमें भी यह सही नहीं लगता। इन सब के जवाब में तुम्हारा सिर्फ एक प्रश्न कि मना करने के सिर्फ एक ठोस वजह बताओ। बेटा, मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि यदि नीता शिफ्ट करे तो तुम अलग फ्लैट ले लेना, और तुम सिर्फ एक सॉलिड रीजन जानना चाहते हो तो सुनो। मैंने पहली बार मना किया है। क्या यह वजह पर्याप्त नहीं है? तुम्हारे जवाब की प्रतीक्षा में तुम्हारी दोस्त मम्मी। तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी कहानी रही है कि ये सचमुच। वंदना गुप्ता जी की है। तो मुझे अच्छी किसकी है? लगी आज। कौन है वंदना राइटर? गुप्ता, वंदना वंदना। गुप्ता जी। बिल्कुल। जी। और आपकी इस लघु कथा ने एक नया विषय दे दिया। आज हम अपनी इस परिचर्चा को थोड़ा-सा आगे बढ़ा लें, क्योंकि समाज का हम बात समाज पे कर रहे हैं, बात समाज के नैतिक पतन पे कर रहे हैं। तो नैतिक पतन में ये जो लिव इन रिलेशन का जो प्रचलन आ गया है, ये तो मेरी नज़र में तो बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, जो कि हमारे पूरे जो सामाजिक ढाँचा है, उसको ही चरमरा कर रख दिया है इसने। और दुःख की बात तो ये है कि समाज का एक वर्ग इसको बहुत अच्छी तरह सपोर्ट भी कर रहा है। जो ये बच्चे हैं जो लिव इन में रह रहे हैं, उन्हें तो अभी इसका फ़ायदा नुकसान उतनी अच्छी तरह से नहीं पता है, क्योंकि वो जिस उम्र में है उस उम्र में बातें ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो एक हमारे आपकी उम्र के होते हुए, समाज को समझते हुए, पारिवारिक ढांचे को समझते हुए, सब कुछ जानते समझते जब इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, तो सचमुच मन आक्रोश से भर जाता है कि अगर हम अपने इसी पारिवारिक ढांचे को ही ढहा देंगे, उसका ही अस्तित्व खत्म कर देंगे, तो हमारा समाज कहाँ जाएगा, हमारा परिवार कहाँ जाएगा। आपकी लिव इन रिलेशन पे क्या राय है? इसको कहाँ तक मान्यता देनी चाहिए और कहाँ तक इसको सिरे से ही नकार देना चाहिए? मुझे तो लगता है इसको सिरे से निकाल देना चाहिए। ये मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? आपको लिव इन रिलेशन में रहना है, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रही हैं। और सबसे पहली बात, एक तो मुझे ये बहुत ही अजीब सी लगी कि जो ये लिव इन रिलेशन की एज है, ये 18 साल क्यों लीगलाइज़ किया? और अगर 18 साल अगर लिव इन की एज लीगलाइज़ है, तो फिर शादी की भी आप एज 18 करिए। और अगर 21 शादी की है तो आप इसको वो अपडेट करके 21 इसकी करिए। ये 18 और 21 के बीच का ये क्या है? ये कहाँ से आया? ये मुझे आज तक समझ में नहीं आता है। इसके पीछे का क्या तर्क है? और पहली बात, आप 2 लोग हो, आके रह रहे हो, जिस दिन आपका मन हुआ वो अलग उठ के चले गए, वो अलग उठ के चले गए, बस इतना ही होता है क्या जीवन? मतलब आपके पास कोई संवेदना नहीं है, कोई लगाव नहीं है, आप कह रहे हैं हम रिलेशनशिप में। ये कौन सा रिलेशनशिप है? ये तो मतलब क्या ही सिर्फ कहूँ, मनमानी है। हाँ। कोई परिभाषा नहीं है इसकी।
और अगर इसको सिरे से नकारना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप वेस्ट से ले रहे हो, तो वेस्ट तो खुद ही त्राहिमाम करके भारत की शरण में आ रहा है शांति तलाशने। वो अब यहाँ की हर चीज़ रिस्टोर कर रहा है, अपने यहाँ सारी चीज़ें लागू कर रहा है, और आप उसी के नकल में अच्छी चीज़ें जो लगती हैं आप उसको सब तरफ से अडॉप्ट करिए। मगर ये सारी चीज़ें करना तो मुझे तो बिल्कुल सिरे से मैं इसको नकारती हूँ। मैं तो एक कोई इफ बट है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बकवास। बिल्कुल सही बात है। और सचमुच ये हमारा मैं कहती हूँ कि हमारी सोच का पागलपन, मतलब मानसिक पागलपन है ये, जो लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। पता बिल्कुल। नहीं क्या सोच के करते हैं, उनका इसमें क्या फ़ायदा है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स जिनके बच्चे रह रहे हैं लिव इन में, कोई भी पेरेंट्स मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला है जो इस चीज़ को सपोर्ट करता हो। लेकिन पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाहरी जो और हैं, जिनको हम समाज का ठेकेदार कहते हैं, वो समाज के ठेकेदार इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बहुत ही गलत चीज़ है। ये हमारे जो नैतिक पतन का एक मूल कारण है, उसमें एक ही कारण बहुत तेज़ी से हम शामिल मान सकते हैं, क्योंकि ये इसके बाद लड़के-लड़की दोनों के अंदर संवेदनाएँ होती ही नहीं है। जब वो एक-दूसरे के साथ 2 साल, 3 साल रह के अलग रह सकते हैं, तो उनकी संवेदनाएँ तो ऑलरेडी खत्म है, और जो संवेदनशील होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को ही खत्म कर देते हैं। अगर वो साथ में रहते-रहते एक-दूसरे के प्रति उनके अंदर कुछ भावनाएँ जन्म हो गई, और किसी कारण से अगर वो अलग हो जाते हैं, तो आपने भी बहुत सारे केसेज़ देखे सुने होंगे, हमने भी देखे सुने हैं कि अगर किसी तरह वजह से डिफरेंस होता है, वो अलग होते हैं, तो फिर एक कोई ऐसा गलत कदम उठा लेता है जिसपे जीवन भर वो पछताते रह जाते हैं। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे कारण छोटे-छोटे हैं, और मूल कारण परवरिश नज़र आती है, जो एक अच्छी परवरिश का अभाव जो बच्चों के अंदर हो रहा है। और उसके बाद दूसरा कारण, जैसा कि आपने भी अभी पहले बताया है, कि शिक्षा के फील्ड में, स्कूलों में इस चीज़ को बिल्कुल ही नकार दिया गया है। इसकी कोई जगह नहीं बना के रखी गई, उसके लिए कोई भी एक पीरियड नहीं रखा गया है, जहाँ बच्चों को सिखाया जाए। पहले गुरुकुल में बच्चों को जन्म के साथ ही, जब वो पढ़ने के लिए शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, तो उनको गुरुकुल में भेज दिया जाता था, जहाँ वो शिक्षा के साथ-साथ पूरा सामाजिक ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान हासिल किया करते थे। किसी की ज़िम्मेदारी नहीं होती थी उसके बाद कि बच्चा अपूर्ण होके वहाँ से नहीं आता था, पूर्ण होके आता था। जबकि आज स्कूल में जाने के बाद बच्चे सिर्फ़ किताबी ज्ञान हासिल करते हैं, कोई भी व्यावहारिक और सामाजिक ज्ञान उनको नहीं मिल रहा है। तो माता-पिता के बाद शिक्षा, और शिक्षा के बाद हमारा जो हमारी जो मैगज़ीन्स हैं, हमारे जो एंटरटेनमेंट के साधन हैं, उन सब में भी एक सबकी एक ज़िम्मेदारी है। जब सब मिलके एक प्रयास करेंगे, तभी इस तरह के चीज़ें सुधर पाएँगी। एक हमारा जो एक आदर्श समाज का ढाँचा तैयार हो पाएगा। रेणु जी, आपके अपने कुछ विचार होंगे इस विषय पर। जब मैंने आपसे चर्चा की, हम इस विषय पर चर्चा करने चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर कुछ और विचार आए होंगे जो हमारे सवालों के परे होंगे। आपके अंदर लगता होगा कि अपने इन विचारों को व्यक्त करें। तो अगर ऐसे कोई विचार हैं, तो मैं उसका स्वागत करूँगी इस मंच पे, जो लोगों तक पहुँचे। परिवार तो सबसे पहले इकाई है ही है। परिवार को तो चेतना ही होगा, और परिवार को अपना, मान लिया जो भी गलती आपसे, फिर से सब लोगों को अगर जागृत हो बचाना है परिवार को, तो वो उसको समेटना पड़ेगा और करना पड़ेगा, उसमें समय देना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब बच्चा स्कूल में जाता है, तो वहाँ ये जो आजकल वहाँ पे टीचर्स को ध्यान देना होगा। तीसरा, जो ये जितने भी माध्यम है, टीवी है, फ़ोन है, इन सब में इसमें सरकार का योगदान होना चाहिए पूरा का पूरा, कि ये जो इस तरह के कंटेंट हैं, उस पे वो ब्रेक लगाए और उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन दे, उनका दायित्व निश्चित हो। और तीसरा, जो बनाते हैं, उनका भी कुछ दायित्व होना चाहिए कि तुम परोस क्या रहे हो। उनको भी दायित्व, अपना एहसास होना चाहिए कि वो आप क्या परोस के क्या बना रहे हो, कौन से समाज में मैसेज दे रहे हो। तो ये सारी इकाइयों, अब जैसे फ़ोन का है कि स्कूलों में फ़ोन बैन कर दिया कि बच्चा स्कूल नहीं ले जा सकता। स्कूल नहीं ले जाता है बच्चा, घर में तो ले रहा है, वो तो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी हो गई, टीचर्स की ज़िम्मेदारी नहीं। लेकिन स्कूल के जो वर्कशीट हैं,
जो उनके वो हैं क्वेश्चन वगैरह हैं, चैप्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें फ़ोन पे आती हैं। जी। है ना? तो वो फिर पूरे टाइम फ़ोन उनके पास है। अच्छा फ़ोन ये सी चीज़ें शुरू हुई तो दरअसल कोरोना से, तब तक नहीं था। जी, हाँ, उसके कोरोना पहले से नहीं था। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस होने लगी, ऑनलाइन सब होने लगा, तो चलो कोरोना का तो वो ऐसा पेंडेमिक था तो वो चल गया। लेकिन उसके बाद स्ट्रिक्टली आप उसका हार्ड कॉपी करिए, हार्ड कॉपी में जो आप उस पे भेज रहे हो, आप इतनी बड़ी-बड़ी फीस लेते हो। मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रही हूँ। इतनी बड़ी-बड़ी आप फीस लेते हैं, आप बच्चों को हार्ड कॉपी में दीजिए वही चीज़ जो आप फ़ोन पे भेजते हो। ये ज़िम्मेदारी स्कूल की होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अब उसके बहाने वो काम तो स्कूल का कर रहे हैं, पता नहीं क्या खोल के देख रहे हैं, जी, है ना? तो ये बिल्कुल। सारे हुँ, इस तरह से करके उनको जब तक सारी चीज़ों से बचाना है अभी, तो जब तक उनको बचाया नहीं जाएगा और जो ये कंटेंट इतने खराब सारे वेब सीरीज़ और कौन-कौन से सब आते हैं, तो ये सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा कि सरकार की और सरकार में क्या करते हैं ये लोग जैसे बनाते भी हैं रूल्स, तो वो अंदर खाने जाने क्या होता है। एक बार की मुझे बात याद आ रही है, उनका था गिरजा व्यास जी तब थी और कोई कुछ पता नहीं निर्भया का केस हुआ था या कुछ ऐसा था कि जो पूरे समाज को जैसे अभी ये जंतर मंतर पे सब लोगों को लग रहा है ये क्या हो गया, ऐसा ही कुछ था। मैंने भी लिखा था और बहुत सारे लोगों ने जाके गिरजा व्यास को किया था कि मतलब इस तरह के वो महिला आयोग की या काहे की थी तो उनको भी कहा था और ये ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वगैरह को तो उसमें था कि भाई आप इस पे रोक लगाइए जो इस तरह के तब इतनी इतनी नेटफ्लिक्स वगैरह तो तब थे नहीं तो जो भी था उस पे था कि आप कम से कम इस पे रोक लगाइए तो पता है मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ी थी बात कि हाँ लगेगी हुँ, बात हुँ। वहाँ तक गई थी पूरा वहाँ से जो इन लोगों का है जो ये तो लोग मेकिंग हाँ हाँ, फिल्म मेकिंग और ये जो सीरियल्स वगैरह वाले हैं हाँ, मुझे याद नहीं महेश भट्ट का नाम मुझे याद आ रहा है हाँ, हाँ। वो थे और लोग इन लोगों ने पूरा करके इतना क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रांग ग्रुप्स हैं इन लॉबी लोगों ने है। हाँ हुँ, इन लोगों ने आके और उसको पूरा खत्म करवा दिया वहीं का वहीं वो हाँ, कुछ आगे बढ़ने ही नहीं पाई मेरे ख्याल से एक स्टेप गई होगी वो वहीं खत्म हो गया तो इतनी जबरदस्त लॉबी है तो सरकार को ये अगर अपने समाज को बचाना है तो ये स्ट्रांग स्टेप तो कहीं ना कहीं फॉलो करवाना पड़ेगा क्योंकि अति हो गई है हमें तो पता भी नहीं क्या क्या आता है मगर सुनते हैं कि ये भी है बहुत गंदगी है गाली है ये है वो है हम तो नहीं देखते लेकिन हम जानते हैं कि ये सब होता है इसमें परोसा जाता बिल्कुल। है हुँ, तो हुँ। भाई आप कम से कम जब इतना परोस रहे हो मान लिया मैं नहीं देखती दूसरा तो देख रहा है सभी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सारा दिन भर में घर में टीवी चल रहा है, हाँ बड़े देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। हमारे टाइम में जब टीवी चलती थी तो हम जबकि उस समय तो कुछ भी नहीं था, हम अपने पिता के साथ बैठ कर के टीवी कोई पिक्चर हमने नहीं देखी थी। लेकिन आज तो ये भी नहीं रह गया, जो भी चल रहा है बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब बैठ के एक साथ देख रहे हैं। अच्छा तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगी जैसे क्या हुआ है इससे ये जो सीरीज है सीरियल्स है या फिल्म है इनसे हम लोग जब थे तो कभी हम इतनी गंदी फिल्में आती भी नहीं थी मैं आते पता भी नहीं नहीं बनती थे। होंगी नहीं बनती होंगी मुझे नहीं पता लेकिन आती नहीं थी उनमें भी अगर कुछ लगता था तो कोई साथ बैठ के देखता नहीं था उठ के कोई देखता इधर नहीं गया था। कोई उधर गया हाँ। कोई उधर गया ऐसे हो जाता हुँ, था हुँ, हुँ। अच्छा अब क्या हो रहा है जैसे मान लिया वो रेप के सीन है आप पूरा वो मतलब क्या दिखा रहे हो अच्छा हुँ, उससे हुआ क्या कि जैसे दिमाग ना बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये एक्सेप्ट कर हमको चुका है। देखना है उसको ना जी। शर्म आई उसको शर्म आना बंद हो गया उसको हेजिटेशन बंद हो गया उसको वो बुरा लगना बंद हो गया उसको वो क्राइम लगना बंद हो गया जी, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि हर हर सीरियल में, हर प्रोग्राम में, हर पिक्चर में, हर मतलब अगर आप दिन भर आपके घर में अगर टीवी चलेगी, तो आपको दिन भर यही सारी चीज़ें दिखाई और सुनाई देंगी। न्यूज़ चैनल में भी आपको कोई ऐसी न्यूज़ नहीं सुनाई देगी। पहले न्यूज़ अगर कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी किया करता था, तो उसको सजेस्ट किया जाता था कि न्यूज़ देखो, तुम्हारी हाँ नॉलेज बढ़ेगी। लेकिन हम्म आज क्या है, आज न्यूज़ देखो तो आपका दिमाग फट जाता है। नहीं सारे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा वो हाँ 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 लगेगा दिमाग कि कुत्ते लड़ रहे हाँ, हैं हाँ, तो वही कोई न्यूज़ देखने का मतलब ही नहीं क्योंकि उसमें भी आपको क्राइम, क्राइम, क्राइम यही दिखाई देगा, यही सुनाई देगा।
तो ये चीजें 24 घंटे आपको दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं। आपका तो जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो विचारक हैं, वो सचमुच उनके घर में टीवी की आवाज नहीं सुनाई देती, क्योंकि उनको अपने दिमाग को शांत रखना है। लेकिन बच्चों को तो इंटरटेनमेंट का सबसे अच्छा साधन टीवी है, वो देखेंगे सुनेंगे, कहाँ तक कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए तो निश्चित रूप से एक बाउंडेशन तो बनानी ही चाहिए कि क्या आना चाहिए हमारे, चूंकि ये घरों में है। ऐसा नहीं कि हम स्पेशली इसके लिए पैसा खर्च करके जा रहे हैं, टॉकीज में देख रहे हैं, हॉल में देख रहे हैं। ये तो हमारे हर घर में है, हर कमरे में है। तो ऐसे हर कमरे में जो चीज दिखाई जा रही है, उस पे तो नियंत्रण सरकार का होना बहुत आवश्यक है, बहुत, ताकि बहुत ज़रूरी है। हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे दिल दिमाग पर ये चीजें इस तरह से 24 घंटे असर न डालती रहें। जी। जैसे अभी हम लोग न्यूज़ की बात कर रहे हैं कि वो इतना शोर, इतना पैम्पर करना, ये सब होता है। वो लगता ही नहीं वो न्यूज़ रीडर है, लगता है वो एक पार्टी है, लगता है वो वो एक ऐसा पार्टी लगता है, वो डांट, कई बार तो मुझे हंसी आती है, सामने ऐसे बोलते हैं जैसे आपको डांट रहे हैं, आपको हाँ, गुस्से में कोई बात बता रहे हैं, हाँ, वो कोई हाँ। न्यूज रह गया है। और वो आप सब वो न्यूज़ रीडर याद कर लीजिए मंजरी को सलमा मंजरी और सुल्ताना, वो ये शम्मी, थी माहेश्वरी, सरला माहेश्वरी। सरला महेश्वरी, कितनी मतलब कितनी वो शांति बताती से वो हूँ ना। और आप वो 10 से 15 मिनट की न्यूज में आपका जनरल नॉलेज बढ़ जाता था, आपको देश में अभी विदेश में जनरल कहाँ क्या नॉलेज हो रहा है बढ़ता सब पता। था, प्लस भाषा भी बनती थी। हाँ, जिसको थे बोलेंगे ना, ठीक थे, आपके हाँ, पास आपकी भाषा रिच होती थी। और ये तो इतना मतलब ऐसे लगता है जैसे कि वो चौराहे पे लड़ रहे हैं। तो हमें, न्यूज आपको होता बताऊं, है। मैं कितने साल हो गए मैंने न्यूज नहीं देखा, मैं सीरियल नहीं देखती मैं, बस मैं बिल्कुल, मेरा भी है। पहले मेरे दोनों। घर में टीवी चलता था, सिर्फ न्यूज़ लगाई रहती थी, दिन भर न्यूज़ चलता था और मैं अपने काम में लगी रहती थी। अब न्यूज़ चैनल कौन-सा है, क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता। अगर मुझे कभी भी मन नहीं नहीं पता, बदल पर, हाँ, नहीं 5 पता। मिनट, मतलब 5 मिनट से अधिक बर्दाश्त नहीं होता, उसको बंद करके रख देते हैं। अगर हाँ, कोई विशेष बिल्कुल। घटना घटित होती है, ऐसा जानकारी करने की इच्छा भी होती है कि चलो इस बारे में पता करें क्या आ रहा है, तो आप जब देखेंगे वही चीज़, हम्म। कहते हैं एक बार सीधा नाक पकड़ेंगे, एक बार घुमा के नाक हाँ, पकड़ेंगे, फिर दोनों हाँ। हाथ से पकड़ेंगे, फिर एक हाथ, मतलब दिन भर ऐसा लगेगा कि आपको रटा रहे हैं वो उस चीज को। तो न्यूज चैनल का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया है, और बिल्कुल। जैसे जो उनकी हेडलाइंस भी होती हैं, वो मतलब कैसे जुमले टाइप की रहती है ना। हम्म। मतलब उसमें कहीं कोई भाषा का कोई इतना घटिया टाइप का स्तर है। कौन करता है, कौन लिखता है, पता नहीं, मगर बहुत बकवास है। हमने इसीलिए बहुत पहले से छोड़ दिया न्यूज़ देखना, बहुत पहले। सीरियल पहले एक देख, बहुत मेरे ख्याल से 15-20 साल तो हो गया। कोई आता था एकता कपूर का, किसको मार दो, कब जिला दो, फिर दूसरी शादी हाँ, कर लो, हाँ, फिर हाँ। उसको मार दो, फिर उसको कुछ भी, जिला दो। कुछ भी। तो भैया ये सब बेवकूफ थोड़े ना है सब, जो तुम्हारा ये ड्रामा देखेंगे। तो वो बिल्कुल, मैंने छोड़ दिया, उसके बाद से बिल्कुल। मुझे नहीं बल्कि देखना। अब इस समय आप रेडियो का न्यूज़ सुनिए तो वो बहुत सुकून पहुँचाता है। अगर हाँ, एफएम घर में बज रहा हो, उसमें जब न्यूज़ आता है तो वो, बल्कि वो जो हमारे पुराने दिन के समाचार थे वो याद ताज़ा हो जाती है। बड़े संयमित भाषा में, कम शब्दों में, वो ख़ास-ख़ास चीज़ें बता के 10 से 15 मिनट में अपनी बातें ख़त्म करके, तो बल्कि मुझे लगता है वो रेडियो वाला समय धीरे-धीरे वापस आ जाएगा, लोग वो ज़्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि उसमें आपको कम शब्दों में काम की चीजें पता चल जाती हैं और आपके दिमाग पे किसी तरह का बुरा असर नहीं पड़ता है। तो ये हमारा एक समय, अपनी लघु हमारी, कथा मैं सुनाना हाँ चाहती जी, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो मैं हम लोगों ने संस्कारों की बात की और अभिमन्यु की भी चर्चा हुई थी, तो जी, अभिमन्यु है मेरा लघु कथा का शीर्षक। जी, ज्येष्ठ पिताश्री, आप चिंता न करें, मैं हूँ। भीम और युधिष्ठिर को गहन चिंता में डूबे देख अभिमन्यु ने कहा था, पुत्र, तुमने कब इसकी शिक्षा ग्रहण की? पिताश्री, मैंने गर्भ में ही सुन लिया था। मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूँ, परंतु मैं निकल नहीं सकता। पुत्र, हम सब तुम्हारे साथ ही रहेंगे और तुम्हारे साथ ही चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाएंगे, युधिष्ठिर ने कहा। आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना कर पांडवों को चुनौती दे दी थी। उन्हें पता था अर्जुन वहां उपस्थित नहीं है, उसे बेधेगा कौन? किसी को भी चक्रव्यूह का ज्ञान नहीं है। ऐसे में अभिमन्यु का कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह में प्रवेश करना आचार्य द्रोण को अचंभित कर गया था। आचार्य द्रोण के इशारे से जयद्रथ ने युधिष्ठिर और भीम व अन्य योद्धाओं का मार्ग अवरुद्ध कर उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया था। अकेला अभिमन्यु 6 द्वारों को बेधता कौरवों की सेना के शूरवीरों को मारता 7वें द्वार पर आकर घेर लिया गया।
आखिरकार अभिमन्यु ने अपनी रथ का पहिया निकालकर अपना सुरक्षा कवच बना एक हाथ से तलवार से युद्ध करता रहा। युद्ध रथ अभिमन्यु की तलवार टूट चुकी थी, वो निशस्त्र हो गया था। इसी बीच जयद्रथ ने अभिमन्यु की हत्या कर दी। प्यासा अभिमन्यु जल मांगता रहा था, किसी ने भी अभिमन्यु को जल तक नहीं पिलाया था। अभिमन्यु ने अंतिम क्षणों में माँ को पुकार कर कहा था, हे माते, मैं वीर गति को प्राप्त हो रहा हूँ। पिताश्री जब चक्रव्यूह वेधने की विद्या आपको बता रहे थे, 7वें द्वार तक पहुँचते पहुँचते आपको नींद आ गई थी, आप सो गई थी माँ। मैं आगे का ज्ञान सुन नहीं सका और आज घेर लिया गया हूँ। अभिमन्यु ने एक बार फिर जल मांगा था और फिर ठहर ठहर कर कहने लगा, मेरा समस्त मातृ शक्ति से निवेदन है, हे माँ, आप जागृत रहें, आपका दायित्व बहुत बड़ा है। जयद्रथ, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, ये कालातीत सर्वकालिक हैं। ये हर युग में नए रूप, नए नाम धर आएंगे और यूं ही बार बार घेर कर मारे जाते रहेंगे। अभिमन्यु, माते, आप ही सृजन कर्त्री, राष्ट्र निर्मात्री हो। राष्ट्र का भविष्य आपके गर्भ में है। अपने गर्भ की खातिर आपको जागृत रहना ही होगा। उत्तिष्ठ जागृत माते। बहुत अच्छी बात, कितनी सही बात कही माते, आपको जागृत रहना है। सचमुच माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मैं शुरू से ये बात कहती आई हूँ और हमेशा कहती रहूंगी कि चाहे परिवार का निर्माण हो, चाहे राष्ट्र का निर्माण हो, माँ का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। और कहीं ना कहीं आज जो हनन हो रहा है इन चीजों का, वो माँ के कर्तव्य में कमी आई है, चाहे वो किसी भी वजह से, चाहे वो अपने करियर बनाने के लिए, चाहे वो अपने स्वच्छंदता को और पाने के चक्कर में, जो भी रीजन है, माँ के कर्तव्य में कमी आई है, माँ के देखभाल में कमी आई है, उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं हमारा समाज भुगत रहा है। और अगर स्त्री या महिला या नारी, हम जिसको जो भी कहें, अगर वो अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए या समाज में एक स्थान पाने के लिए लड़ रही है, तो उसके लिए मैं पुरुषों को जिम्मेदार ठहराती हूँ, क्योंकि उन्होंने स्त्री को वो जगह नहीं दी जो इसकी वो हकदार है। अगर उस पुरुषों ने स्त्री को उसका सम्मान, उसका अधिकार दिया होता, तो वो अपना जगह बनाने के लिए इस तरह से भागती दौड़ती नहीं रहती। और जब स्त्री नहीं भागती दौड़ती तो वो अपना समय परिवार और अपने बच्चों को देती। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के ये जो चक्रव्यूह चल रहा है, वो सबकी मिली जुली नाकामयाबियां हैं। एक दूसरे को दमित करने का, एक दूसरे को परेशान करने का जो चक्र चलता रहा, उसी का खामियाजा समाज भुगत रहा है। तो एक मिश्रित प्रयास करना चाहिए, एक दूसरे को समर्पण देना चाहिए, एक दूसरे को सहारा देके। जब पुरुष अगर स्त्री को उसका सम्मान और उसका अधिकार घर के अंदर देता, तो स्त्री अपना पूरा समय घर को ही देती। लेकिन जब उसके समर्पण को, उसके त्याग को, उसके परिश्रम को नकारा गया, सब कुछ करने के बाद भी उसे जलाया गया, उसे दुत्कारा गया और ये कहा गया कि तुम करती क्या हो, उसके काम को वैल्यू नहीं दिया गया, तो उसने अपने काम की वैल्यू को दिखाने के लिए घर से बाहर कदम निकाला कि अगर बाहर का ही काम, बाहर जाके ऑफिस में काम करना ही काम है, तो फिर मैं वही करके दिखाऊंगी। जब उसने घर से बाहर कदम निकाल दिया, तो उसका फिर दुष्प्रभाव घर के अंदर पड़ा और घर के अंदर वो बुजुर्ग माता पिता परेशान हो रहे हैं, छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो ढांचा है वो चरमराता चला जा रहा है। तो सबको अपनी गलतियों को परखना चाहिए, हमसे कहाँ चूक हुई है उसको सुधारें, और जिसके लिए जो उचित है उसको वो स्थान, वो सम्मान दिया जाए, और वो निगरानी बच्चों पे माता पिता की बनी रहे। तो मुझे लगता है कि समाज में थोड़ा थोड़ा सुधार होगा ही। और बाकी जो सरकार की जिम्मेदारियां हैं, जो नियम बनाने के या जो अपराधियों को सजा देने का या गलत काम करने वालों को पनिशमेंट देने का जो कार्य है, वो तो हमारे सरकार के लिए है। तो इस तरह से ये एक की चीज नहीं है, ये सबको मिलजुल करके अगर प्रयास करना है और छोटे छोटे कदम बढ़ाने हैं, उससे ही फिर ये हमारा समाज एक सुसंस्कृत समाज बन पाए। तो रेणु जी, अब हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त है, लेकिन अगर आपके मन में कोई विचार है जो आज हमारे दर्शकों के साथ, बस मैं दुष्यंत जी की एक पंक्ति पॉजिटिव नोट से खत्म करना चाहूंगी। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो बस ये इसमें सभी का, परिवार का, समाज का, सरकार का, सभी का दायित्व है कि इसको एक ये संक्रमण काल है,
और इसको सबके सब बहुत ही समझदारी से इसको सँभालना होगा कि हाँ, जी। ये गलत है और उसको फिर से उसको सँभाल के आगे बढ़ना होगा और निश्चय ही राह निकलेगी। राह निकलेगी और वही बात जब हम कहते हैं एक उँगली जब हम दूसरे की तरफ उठाते हैं, तो जो बाकी की 3-4 उँगलियाँ अपनी ओर आती हैं, उस पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम उँगली उठा रहे हैं कि उसने गलत किया, तो ये भी देखो कि हमारा भी उस गलती में कितना योगदान है। वही तो मैंने कहा सबसे ज़िम्मेदार तो परिवार ही है, वहीं से परिवार शुरुआत हुई है। अपने वहीं आप से को हर एक को परखने के लिए जब हम अपने आप को परख लें और अपने आप को निर्दोष पाएँ, तब हम ये सोचें कि सुधार की आवश्यकता सिर्फ़ दूसरे को है। लेकिन अगर लगता है कि हम भी कहीं न कहीं दोषी हैं, तो सुधार अपने आप में भी करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद रेणु जी आपका हमारे मंच पे आने के लिए। आपके संयमित शब्द और आपके सुविचार निश्चित रूप से हमारे दर्शकों के काम आएँगे। अगर हम वो इन बातों पर विचार करें और कहीं न कहीं क्रियान्वयन करें इन चीज़ों का, तो थोड़े से ही सुधार निश्चित रूप से होगी और जब शुरुआत होती है, तो वो धीरे-धीरे आगे बढ़कर एक विशाल रूप में हमारे समक्ष आती है। एक बार मैं आपका और अपने दर्शकों का फिर से बहुत-बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे फिर हमारे मंच को आपकी आवश्यकता हुई, तो मैं आपको आमंत्रित करूँगी और आप निश्चित रूप से हमारा आमंत्रण स्वीकार करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद और गुड नाइट।